हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। आज हम लोग चैप्टर नंबर 10 गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी चैप्टर को कंप्लीटली रिवाइज करेंगे। वन शॉट में पूरा कंप्लीट सारा कॉन्सेप्ट को हम लोग रिवाइज करने वाले हैं गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी चैप्टर का। चैप्टर 10 मैक्रो इकोनॉमिक्स, जो कि तुम्हारा बोर्ड एग्जाम्स आने वाला है। बोर्ड एग्जाम्स के लिए हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं वन शॉट, ताकि तुम्हें एग्जाम्स में फटाफट से रिवाइज करके क्वेश्चन प्रैक्टिस में हेल्प हो। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले गवर्नमेंट बजट। बजट क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय बजट? जब भी हम किसी काम को करते हैं तो उस काम को करने से पहले हम एक डिटेल बजट बनाते हैं कि कहां कहां से कितना कितना रुपए का कलेक्शन होगा और कहां कहां से कितने रुपए खर्च किए जाएंगे, किस किस चीजों में कितने रुपए खर्च किए जाएंगे। अगर हम हमारा घर का खर्चा का भी बात करें तो घर खर्च भी हम इसी तरीके से करते हैं। हम कहां कहां से पैसा कमाने वाले हैं और उस पैसे को हम कहां कहां पर खर्च करेंगे, ये हम डिटेल में पूरा एनालिसिस करते हैं। उसी एनालिसिस को हम लोग बोलते हैं बजट। बजट में बेसिकली दो प्रकार की चीजें होती हैं, एक पैसा कहां से आएगा और दूसरा हम उस पैसे को कहां पर खर्च करेंगे। दोनों डिटेल हम लोग पूरा कंप्लीटली मेंशन करते हैं बजट में। तो अगर हम बात करें तो बजट इज अ डॉक्यूमेंट कंटेनिंग डिटेल प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज ऑफ एक्शन फॉर द गिवन फिस्कल ईयर। जब हम देश को चलाएंगे तो देश को चलाने के लिए भी हर साल बजट बनाना पड़ेगा कि देश को गवर्नमेंट अपना बजट बनाएगा कि कौन कौन से सोर्सेस से कितने कितने रुपए आने वाले हैं, टैक्स से कितना रुपए आएगा, नॉन टैक्स रेवेन्यू कितना होगा। तो अलग अलग सोर्सेस ऑफ रेवेन्यू कहाँ कहाँ से कितना रुपए आने वाला है और उन पैसे को कहाँ कहाँ पर खर्च करना है, कितने स्कूल्स बनाने हैं, कितने हॉस्पिटल्स बनाने हैं, कितने रोड बनाने हैं, ब्रिजेस बनाने हैं, ये सारा चीज एनालिसिस कंप्लीटली डिटेल में किया जाता है। जिस डॉक्यूमेंट में ये सारा चीज मेंशन होता है उसे हम लोग बोलते हैं बजट। तो बजट का बेसिकली दो साइड होता है, एक रिसीट साइड और दूसरा पेमेंट साइड। रिसीट में कहां कहां से पैसा आएगा और पेमेंट में हम उस पैसे को कहां कहां पर खर्च करेंगे। ठीक है, देखो मीनिंग ऑफ गवर्नमेंट बजट। गवर्नमेंट बजट इज एन एनुअल स्टेटमेंट, क्योंकि हर साल ये प्रिपेयर होता है और एक बार में पूरे साल भर का बजट हम लोग बना लेते हैं, तो इस वजह से इसे हम लोग बोलते हैं एनुअल स्टेटमेंट। शोइंग आइटम वाइज एस्टिमेट, पूरा आइटम वाइज कौन से हेड में कौन से प्रकार का खर्चा कितना किया जाएगा, कौन कौन से सोर्स से कितना कितना रुपए का रेवेन्यू आएगा, ये पूरा डिटेल में लिखा जाता है। आइटम वाइज एस्टिमेट ऑफ रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग अ फिस्कल ईयर। फिस्कल ईयर का मतलब फाइनेंशियल ईयर। अब फाइनेंशियल ईयर क्या होता है ये तुम्हें पता होगा। ठीक है, चलो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट गवर्नमेंट बजट। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है लेकिन ये एक प्रकार से जनरल नॉलेज का पॉइंट है, तो फटाफट से देख लेते हैं क्या क्या जनरल नॉलेज दिया गया है। फर्स्ट, बजट अब गवर्नमेंट प्रिपेयर करता है। अब कौन सा गवर्नमेंट बजट प्रिपेयर करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट। इंडिया में तो बहुत सारा गवर्नमेंट है, बहुत प्रकार का अलग अलग लेवल्स में गवर्नमेंट क्रिएट किया हुआ है। सेंट्रल गवर्नमेंट अलग है, स्टेट गवर्नमेंट्स अलग है, यूनियन टेरिटरीज के गवर्नमेंट अलग हैं। नीचे यूनियन टेरिटरी के गवर्नमेंट तो नहीं है, वो सेंट्रल से ही कंट्रोल होता है, लेकिन यूनियन टेरिटरी का हिसाब किताब अलग है। उसके बाद स्टेट के अंदर हम बात करें तो हर डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग हिसाब किताब है। तो कौन सा गवर्नमेंट बजट बनाएगा? हर कोई अपना अपना बजट बनाता है, हर इंसान को अपना अपना बजट बनाना पड़ता है, हर गवर्नमेंट को अपना अपना बजट बनाना पड़ता है। लेकिन हम जिस बजट के बारे में पढ़ रहे हैं वो हम सेंट्रल गवर्नमेंट के बजट के बारे में पढ़ रहे हैं। स्टेट गवर्नमेंट भी अपना बजट बनाता है, लोकल गवर्नमेंट भी अपना बजट बनाता है, लेकिन हम हमारे सिलेबस में सेंट्रल गवर्नमेंट के बजट के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसे हम बोलते हैं यूनियन बजट। और यूनियन बजट हर साल 1 फरवरी को अनाउंस किया जाता है। तो अगर मैं बात करूं तो आज है 4 फरवरी जब ये क्लास रिकॉर्ड हो रहा है, 5 फरवरी को ये वीडियो लॉन्च किया जाएगा यूट्यूब में। तो आज से ठीक 4 दिन पहले मतलब 1 फरवरी को हमारे करंट ईयर के लिए बजट आ गया है। जो ईयर आने वाला है 1 अप्रैल से, उस ईयर का बजट 1 फरवरी को ऑलरेडी अनाउंस कर दिया गया है। बजट में बेसिकली 2 हिस्सा होता है, एक होता है रेलवे बजट जो कि अलग से अनाउंस किया जाता है, और एक होता है यूनियन बजट। अब यूनियन बजट के अंदर मैं वैसे नहीं बोलता कि रेलवे और यूनियन अलग अलग है, यूनियन बजट के अंदर ही बेसिकली 2 हिस्सा होता है। एक होता है फाइनेंशियल बजट जो पूरे कंट्री का होता है, और एक होता है रेलवे बजट। ये पहले अलग अलग दिनों में अनाउंस किया जाता था, आज के दिन में करंट ईयर में ये दोनों को मर्ज कर दिया गया है और टोटल एक ही बजट अनाउंस किया जाता है जिसका नाम है यूनियन बजट। इसके अंदर रेलवे का भी सारा बजट आ गया, इसके अंदर बाकी सारी चीजें आ गई। तो टोटल यूनियन बजट जो है ये हमारा 1 फरवरी को अनाउंस होता है, 1 फेब को अनाउंस होता है और एप्लीकेबल होता है 1 अप्रैल से एप्लीकेबल हो जाता है। ये 1 अप्रैल से मतलब 2-3 महीने का गैप होता है, फरवरी और मार्च 2 महीने का गैप होता है, 1 अप्रैल से ये बजट एप्लीकेबल हो जाता है। इस बीच में
यहां से यहां के बीच में पार्लियामेंट का अप्रूवल, अलग अलग अथॉरिटीज का अप्रूवल और सारे लीगल फॉर्मेलिटीज पूरे किए जाते हैं, फिर जाकर ये 1 अप्रैल से एप्लीकेबल हो जाता है। ठीक है, चलो इतना नॉलेज मेरे हिसाब से मोर देन सफिशिएंट है। अब इसके अंदर हो क्या क्या होता है, एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर एंड रिसीव्ड्स आर प्लान एज पर द ऑब्जेक्टिव ऑफ द गवर्नमेंट। कहां कहां से पैसा आएगा और कहां कहां पे पैसा खर्च करेंगे, एस्टिमेटेड रिसीट्स एंड एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर्स इन इंडिया। बजट इज प्रेजेंटेड इन द पार्लियामेंट एज सच डे, ऑन सच अ डे, मतलब ये कौन सा डे होता है, 1 Feb होता है। 1 Feb को ये अनाउंस किया जाता है पार्लियामेंट एज द प्रेसिडेंट में डायरेक्ट, और प्रेसिडेंट हर साल का डेट फिक्स रखा है, 1 Feb को हर साल ये अनाउंस किया जाता है। इट इज रिक्वायर्ड टू बी अप्रूव्ड बाय द पार्लियामेंट। बजट का अनाउंसमेंट तो हो गया, लेकिन ये अप्रूवल के लिए जाता है कहां पर, पार्लियामेंट में। 1 फरवरी को अनाउंसमेंट हो गया, 1 फरवरी से एप्लीकेबल होगा 1 अप्रैल को। इस बीच में जो टाइम पीरियड है इसमें ये अप्रूव किया जाता है पार्लियामेंट के द्वारा। अगर अप्रूव नहीं हुआ, मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में अप्रूवल हो जाता है, लेकिन अगर किसी पर्टिकुलर पॉइंट्स में कोई कोई छोटा छोटा चेंजेस बोलता है, पार्लियामेंट की चेंजेस करना पड़ेगा, तो वो सारे चेंजेस को कर दिया जाता है और 1 अप्रैल से ये हमारा एप्लीकेबल हो जाता है। ठीक है, चलो इसके बाद ऑब्जेक्टिव ऑफ द गवर्नमेंट। बजट को प्रेजेंट करने टाइम या बजट बनाने टाइम गवर्नमेंट का क्या ऑब्जेक्टिव होता है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्जाम्स में अक्सर आता है। क्या क्या ऑब्जेक्टिव होता है, सबसे पहला रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव है कि वो जो रिसोर्सेज है उसके पास, उसको रीएलोकेट करे। थ्रू द बजटरी पॉलिसी गवर्नमेंट एम्स टू रीएलोकेट रिसोर्सेज इन अकॉर्डेंस विद द इकोनॉमिक प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एंड सोशल वेलफेयर। दो मोटिव लेकर चलता है, एक तो इकोनॉमिक मोटिव होता है जो कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है, और दूसरा सोशल ऑब्जेक्टिव होता है जो कि पब्लिक वेलफेयर, लोगों का भलाई करेंगे। प्रायोरिटीज ऑफ द कंट्री, गवर्नमेंट कैन इन्फ्लुएंस द एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज थ्रू। अब ये एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज के पीछे ऑब्जेक्टिव होता है कि इकोनॉमिक प्रॉफिट भी हो जाए, साथ साथ में लोगों का भलाई भी हो जाए। अब इसको करने के लिए वो बहुत सारे तरीका लगाता है। एक तो है टैक्स कंसेशन एंड सब्सिडीज। टैक्स कंसेशन देता है, जिसको नीड है, जिसको जरूरत है, उसके लिए टैक्स कंसेशन और सब्सिडीज का पॉलिसी लेकर आता है। अमीरों पे ज्यादा टैक्स, गरीबों को सब्सिडी, टू एनकरेज इन्वेस्टमेंट। और बेसिकली अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट क्या करता है, ज्यादा इन्वेस्टमेंट करवाने के लिए, किसी पर्टिकुलर एरिया का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करवाने के लिए जानबूझकर टैक्स कंसेशंस और सब्सिडीज दे देता है। बोलता है अगर तुम इस पर्टिकुलर एरिया में फैक्ट्री बैठाओगे तो तुम्हें टैक्स में बेनिफिट दिया जाएगा, तुम्हें एक्स्ट्रा सब्सिडी दिया जाएगा। तो ये सारा काम करके उस पर्टिकुलर एरिया का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करता है। या फिर अगर हम बात करें, मान लो कोई हार्मफुल प्रोडक्ट है, टबैको, लिकर, सिगरेट है, उसको डिस्करेज करना है गवर्नमेंट को। वो चाहता नहीं, क्योंकि ये लोगों के लिए खराब है, पब्लिक वेलफेयर के लिए ये खराब है। तो गवर्नमेंट अगर उसे डिस्करेज करना चाहता है तो गवर्नमेंट क्या करेगा, गवर्नमेंट उसके ऊपर ज्यादा टैक्स लगा देगा। ज्यादा टैक्स लगाने की वजह से लोगों के लिए प्रोडक्ट महंगा हो जाएगा, महंगा हो जाने से प्रोडक्ट बिकना कम हो जाएगा। बात समझ में आया? तो एनकरेज इन्वेस्टमेंट, government can give tax concession and subsidies etc to producers. For example, government discourage the production of harmful consumption goods like liquor, cigarette etc through heavy taxes and encourage the use of khadi product by providing subsidies. Next है directly producing goods and services. कुछ goods and services government directly produce करता है, और generally ये वो goods and services होता है जो कि private sector manufacture नहीं करेगा, because वो एक loss making काम है। जैसे water distribution का काम, PHD का जो घर में पानी आता है, water supply होता है, वो क्या होता है, वो एक लॉस मेकिंग बिजनेस है, क्योंकि पानी के लिए कोई उतना पैसा पे नहीं करेगा जितना कॉस्ट इंकर होना है, जितना इन्वेस्टमेंट होने वाला है सब तरफ पाइपलाइन लगाने के लिए। तो ये काम जनरली गवर्नमेंट करता है ताकि लोगों के घर तक क्लीन ड्रिंकिंग वाटर पहुंच पाए। या फिर अगर हम बात करें तो वो जो सीवेज कलेक्शन होता है, गार्बेज कलेक्शन का काम होता है, इट इज अ लॉस मेकिंग बिजनेस। इतने सारे लोगों को एम्प्लॉय करना, गाड़ी एम्प्लॉय करना, घर घर जाकर गार्बेज कलेक्शन करना, तो ये एक लॉस मेकिंग बिजनेस है, लेकिन गवर्नमेंट को फिर भी ये करना पड़ता है टू मेक द एनवायरनमेंट क्लीन एंड ग्रीन। ठीक है, बात समझ में आया? देयर आर मेनी नॉन प्रॉफिटेबल बिजनेस इकोनॉमिक व्हिच आर नॉट अंडरटेकन बाय द प्राइवेट सेक्टर लाइक वाटर सप्लाई, sanitation etc. Such activity are necessarily undertaken by the government in public interest and to create social welfare. नेक्स्ट, रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी इन इनकम एंड वेल्थ। इनइक्वालिटी को रिड्यूस करने के लिए क्या करेगा गवर्नमेंट, बताओ? रिच के ऊपर ज्यादा टैक्स लगा देगा और गरीबों को कंसेशन दे देगा, टैक्स बेनिफिट दे देगा। तो रिच जो अमीर है उनके ऊपर ज्यादा टैक्स लगा देगा, जो गरीब है उनको वो सब्सिडीज एंड कंसेशन दे देगा, अमीर से ज्यादा पैसा लेकर गरीबों में डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। तो इस तरीके से वो इनइक्वालिटी ऑफ इनकम को रिड्यूस करेगा। नेक्स्ट, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी,
टू इंश्योर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। व्हाट इज इकोनॉमिक स्टेबिलिटी? हम कब बोलेंगे एक इकोनॉमी स्टेबल है? जब उसका प्राइस लेवल स्टेबल है। अगर बार बार किसी प्रोडक्ट के प्राइस में फ्लक्चुएशंस हो रहा है, कभी बढ़ जा रहा है कभी कम हो जा रहा है, तो वो इकोनॉमी स्टेबल नहीं है। तो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को इंश्योर करना जरूरी है, क्योंकि जब स्टेबिलिटी आएगा तब इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस आएगा, इन्वेस्टर को भरोसा होगा कि हाँ इकोनॉमी में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, और तब इन्वेस्टर लोग अपना पैसा को इन्वेस्ट करेंगे, जिससे कि ओवरऑल इकोनॉमी ग्रो करेगा। तो स्टेबिलिटी लाना जरूरी है इकोनॉमी के अंदर में। बार बार प्राइस फ्लक्चुएशंस होगा तो इन्वेस्टर को डर होगा कि अगर मैं पैसा इन्वेस्ट कर दिया और प्राइस कम हो गया या प्राइस बढ़ गया तो मुझे नुकसान भी हो सकता है। तो उस केस में इन्वेस्टर लोग जनरली रिस्क नहीं लेंगे और वो इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, जिससे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। तो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी इज मस्ट टू इंश्योर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो इस वजह से गवर्नमेंट क्या करता है, प्राइसेस को स्टेबल रखने के लिए, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी मींस एब्सेंस ऑफ लार्ज स्केल फ्लक्चुएशन, सच फ्लक्चुएशन क्रिएट अनसर्टेनिटी इन इकोनॉमी। गवर्नमेंट कैन एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर दिस फ्लक्चुएशंस थ्रू टैक्सेस एंड एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट अपने टैक्सेस और एक्सपेंडिचर पॉलिसीज से ये प्राइसेस को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। पॉलिसीज ऑफ सरप्लस बजट ड्यूरिंग इन्फ्लेशन, ये मैं तुम्हें लास्ट क्लास में भी बताया था। अगर इन्फ्लेशन हो रहा है, अगर ड्यूरिंग पॉलिसी ऑफ सरप्लस बजट ड्यूरिंग इन्फ्लेशन, अगर इन्फ्लेशन हो रहा है तो सरप्लस बजट लेकर आना पड़ेगा। सरप्लस बजट मतलब टैक्स ज्यादा लेंगे और खर्चा कम करेंगे। टैक्स ज्यादा लेंगे तो मनी सप्लाई कम होगा, जिससे प्राइसेस कम होगा, और खर्चा भी कम करेंगे जिससे अगेन मनी सप्लाई कम हो जाएगा और प्राइसेस कम हो जाएगा। तो अगर हमें इन्फ्लेशन को कम करना है, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, सरप्लस बजट लेकर आना पड़ेगा। सरप्लस बजट का मतलब है कलेक्शन ज्यादा करेंगे, पैसा ज्यादा कलेक्ट करेंगे, खर्चा कम करेंगे, हमारे हाथ में नेट में सरप्लस पैसा बचेगा। आगे जाकर और डिटेल में इसे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। एंड डेफिसिट बजट ड्यूरिंग डिफ्लेशन, अगर डिफ्लेशन हो रहा है तो हम डेफिसिट बजट अनाउंस करेंगे। डेफिसिट बजट में हम खर्चा ज्यादा करेंगे और कलेक्शन कम करेंगे, जिससे पब्लिक में मनी सप्लाई बढ़ जाएगा और वहां पर प्राइसेस बढ़ना शुरू हो जाएगा। अगर डिफ्लेशन हो रहा था, डिफ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए डेफिसिट बजट हमें लेकर आना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट, मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस। गवर्नमेंट इतने सारे बिजनेस करता है, इतने सारे पब्लिक एंटरप्राइजेस है गवर्नमेंट के, जैसे रेलवे हो गए और भी बहुत सारे गवर्नमेंट, LIC ऑफ इंडिया भी पब्लिक था। ऐसे बहुत सारे कंपनीज है जो गवर्नमेंट के कंट्रोल में है। तो वो सारे कंपनीज को सही तरीके से चलाने के लिए, सही तरीके से उसको, तो बजट में उसके बारे में भी मेंशन होता है। देयर आर लार्ज नंबर ऑफ पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज, स्पेशली नेचुरल मोनोपोलीज विच आर एस्टेब्लिश्ड एंड मैनेज्ड फॉर सोशल वेलफेयर ऑफ द पब्लिक। बजट इज प्रिपेयर्ड विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ मेकिंग वेरियस provisions for managing such enterprise and providing those financial help. What is natural monopoly? एक मार्क का क्वेश्चन है, एग्जाम में आता है। नेचुरल मोनोपोली क्या है? नेचुरल मोनोपोली का मतलब होता है एक आदमी बिजनेस कर रहा है तो वो मोनोपोली क्रिएट कर लिया, ठीक है। अगर उसमें मल्टीपल लोग आएंगे तो दोनों का नुकसान होगा। अगर दोनों का नुकसान होगा तो वहां पर, या फिर वो इनएफिशिएंसीज क्रिएट करेगा। जैसे रेलवे एक हेवी इन्वेस्टमेंट बिजनेस है। एक रेलवे ट्रैक बिछाना, इतना सारा जमीन, रेलवे स्टेशंस बनाना, इतने सारे लोगों को हायर करना, इतना कॉस्टली ट्रेन चलाना, ये एक हेवी इन्वेस्टमेंट और हेवी अरेंजमेंट्स का बिजनेस है। अगर कोई और भी रेलवे चलाने लग गया तो इस केस में दोनों को नुकसान होना शुरू हो जाएगा। इंडियन रेलवे को तो नुकसान होगा, साथ में जो बिजनेस करेगा उसे भी नुकसान होगा। तो इस प्रकार के बिजनेस को हम नेचुरल मोनोपोली बोलते हैं। नेचुरल मोनोपोली एग्जिस्ट वेयर सिंगल फर्म कैन प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज एट अ कॉस्ट विच इज लोअर देन दैट ऑफ मेनी कॉम्पिटिटिंग फर्म। एक अकेला आदमी अगर बनाएगा तो वो ज्यादा सस्ते दामों में प्रोवाइड कर पाएगा। अगर मल्टीपल लोग बनाएंगे तो हम मल्टीपल लोगों से क्यों मैन्युफैक्चर करवाते, ताकि सभी के बीच में कंपटीशन हो और प्राइसेस कम हो। लेकिन कोई कोई बिजनेस ऐसा होता है कि अगर वो एक सिंगल आदमी करेगा तभी वो बिजनेस का कॉस्ट कम होगा, अदरवाइज वो कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगा। बात समझ में आया? Goods and services at a cost which is lower than that of many competing firms. Government operates, manage and control natural monopolies like railway, post office। क्या क्या है देखो, नेचुरल मोनोपोलीज, रेलवे है, पोस्ट ऑफिस है, इलेक्ट्रिसिटी एक्सेट्रा, टू प्रमोट पब्लिक वेलफेयर। नेक्स्ट, इकोनॉमिक ग्रोथ। गवर्नमेंट इकोनॉमिक, यहाँ से क्वेश्चन आया था और पहले भी आया हुआ है। ये दोनों पॉइंट से रिलेटेड और बाकी बच्चे गलत क्लिक कर आते हैं, तो ध्यान से सुनना। इकोनॉमिक ग्रोथ इंप्लाइज सस्टेनेबल इंक्रीज इन द रियल जीडीपी ऑफ इकोनॉमी। इकोनॉमिक ग्रोथ में जब रियल जीडीपी सस्टेनेबली इंक्रीज हो, मतलब कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो, ऐसा नहीं कि एक साल बढ़ गया फिर अगले साल कम हो गया, फिर बढ़ गया फिर कम हो गया, दिस इज नॉट इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब होता है कंटिन्यूअसली सस्टेनेबल वे में इंक्रीज होना। That is an increase in volume of goods and services produced in an economy. Budget can be effective tool to ensure the economic growth in a country. अब दो पॉइंट है इसके अंदर। फर्स्ट,
if the government provides tax rebate and other incentive for productive ventures and project, it can stimulate saving and investment in the economy. और दूसरा spending on infrastructure of the economy enhance production activity in different sectors of the economy. ये दोनों पॉइंट से बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है और अक्सर यहां पर गलती होता है, तो ध्यान से इस पॉइंट को माइंड में रखना है, बिल्कुल भी माइंड से नहीं निकालना है। ये दोनों पॉइंट इकोनॉमिक ग्रोथ के अंदर में आता है और अक्सर क्या होता है, ये क्वेश्चन ये पॉइंट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है और यहां पर लिखता है, पूछा जाता है कि विच ऑब्जेक्टिव इज फुलफिल्ड इन दिस पॉइंट। तुम्हें पॉइंट दे देगा और पूछेगा कि ये कौन से ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड है, ऑप्शन दे देता है। अगर एमसीक्यू है तो इकोनॉमिक ग्रोथ ऑप्शन होता है और हमको टिक करके आना पड़ेगा इकोनॉमिक ग्रोथ में, ठीक है। अक्सर ये दोनों पॉइंट में गलती होता है, मैक्सिमम बच्चे गलत करते हैं यहां पर, ठीक है। लास्ट, रिड्यूसिंग रीजनल डिस्पैरिटीज। गवर्नमेंट एक बैकवर्ड रीजन को डेवलप करने के लिए, उस रीजन का डिस्पैरिटी को हटाने के लिए स्पेशल इकोनॉमिक जोन जनरली क्रिएट करता है और वहां पर टैक्स रिबेट कंसेशंस दे देता है, जिसकी वजह से वो एरिया का भी डेवलपमेंट शुरू हो जाता है। द गवर्नमेंट एम्स टू रिड्यूस द रीजनल डिस्पैरिटी थ्रू टैक्सेशन एंड एक्सपेंडिचर पॉलिसी। अगर गवर्नमेंट को लगता है कोई एक पर्टिकुलर एरिया डेवलप नहीं हो रहा है तो गवर्नमेंट खुद जाकर वहां पे बड़ा बड़ा प्लांट फैक्ट्री सब लगा देगा, जिसकी वजह से वो एरिया में लोग जाने लगेंगे और वो एरिया का भी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होना शुरू है। फॉर एनकरेजिंग सेटिंग अप प्रोडक्शन यूनिट इन इकोनॉमिकली बैकवर्ड रीजन्स। मेरे हिसाब से यहां तक सारा पॉइंट सभी को क्लियर है। मैं चलता हूं आगे कंपोनेंट्स ऑफ बजट के अंदर में, ठीक है। देखो कंपोनेंट्स ऑफ बजट, चलो कंपोनेंट्स ऑफ बजट। अब कंपोनेंट्स ऑफ बजट के अंदर दो प्रकार का बजट, पहले तो एक काम करते हैं, हम टाइप्स ऑफ बजट के अंदर देखते हैं दो कंपोनेंट्स जो है मेनली, रेवेन्यू बजट और कैपिटल बजट, ठीक है। अब रेवेन्यू बजट के अंदर हम बात करेंगे दो चीजों के बारे में, रेवेन्यू रिसीट्स एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और कैपिटल बजट के अंदर बात करेंगे कैपिटल रिसीट्स एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। जनरली ये सब कुछ मिलाकर एक साथ अनाउंस किया जाता है, ऐसे अलग अलग नहीं होता रेवेन्यू बजट फिर कैपिटल बजट। एक्चुअल में रियल लाइफ में सब कुछ मिलाकर एक साथ अनाउंस किया जाता है, ठीक है। अब हाँ, हम पढ़ने के लिए दो कंपोनेंट्स के हिसाब से पढ़ेंगे, रेवेन्यू कंपोनेंट को अलग रखेंगे, कैपिटल कंपोनेंट्स को अलग रखेंगे, और रेवेन्यू और कैपिटल के बीच का डिफरेंस मेरे हिसाब से तुम्हें पता है, ठीक है। द कंपोनेंट्स ऑफ बजट कैन आल्सो बी कैटेगराइज्ड अकॉर्डिंग टू रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर। एक हो गया बजट रिसीट्स एंड बजट एक्सपेंडिचर। मैं बता रहा हूं ये सारा कैटेगराइजेशन किसी काम का नहीं है, तुम अभी के लिए मानकर चलो रेवेन्यू बजट के अंदर रेवेन्यू रिसीट्स माइनस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और कैपिटल बजट के अंदर कैपिटल रिसीट्स माइनस कैपिटल एक्सपेंडिचर। इस तरीके से हम लोग क्लासिफाई करते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट, रेवेन्यू बजट रिसीट्स। बजट रिसीट्स के बारे में बात करेंगे। रिसीट्स में अब क्या क्या आएगा, दो प्रकार का रिसीट्स, एक तो हो गया रेवेन्यू रिसीट्स और दूसरा हो गया कैपिटल रिसीट्स, है ना। क्योंकि जो पैसा आ रहा है वो दो तरीके से आता है, एक रेवेन्यू का पैसा आता है और दूसरा कैपिटल का पैसा आता है। अब ये रेवेन्यू का पैसा क्या होता है, कैपिटल का पैसा क्या होता है, एक एक करके समझते हैं। देखो यहाँ पे पूरा डायग्राम में रिसीट्स के बारे में समझाया है। पहला है रेवेन्यू रिसीट, फिर है कैपिटल रिसीट। रेवेन्यू रिसीट भी दो प्रकार का होता है, एक होता है टैक्स रेवेन्यू और दूसरा होता है नॉन टैक्स रेवेन्यू। कैपिटल रिसीट्स तीन प्रकार का, बोरोइंग्स, रिकवरी ऑफ लोन्स और अदर रिसीट्स। तो अगर हम बात करें रिसीट दो प्रकार का, रेवेन्यू रिसीट, कैपिटल रिसीट। रेवेन्यू रिसीट के अंदर दो टाइप, टैक्स रेवेन्यू, नॉन टैक्स रेवेन्यू। कैपिटल रिसीट के अंदर तीन टाइप, बोरोइंग, रिकवरी ऑफ लोन एंड अदर रिसीट। सबसे पहले समझते हैं रेवेन्यू रिसीट क्या होता है। रेवेन्यू रिसीट वो पैसा जो हमें रिसीव हो रहा है, लेकिन उसके वजह से ना कोई हमारा लाइबिलिटी क्रिएट हो रहा है, ना कोई हमारा एसेट रिड्यूस हो रहा है, मतलब बैलेंस शीट को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। पैसा आ रहा है हमारा, ना कोई लाइबिलिटी इंक्रीज हो रहा है, मतलब हम कोई प्रकार का लोन्स वगैरह नहीं ले रहे हैं जिसकी वजह से हमें फ्यूचर में रीपेमेंट करना पड़े, या फिर हम कोई एसेट को बेच नहीं रहे हैं। पैसा किस किस तरीके से आ सकता है, पैसा हमारा लोन्स लेने से आता है, एसेट को बेचने से आता है। तो ये दोनों तरीका को छोड़ देंगे, मतलब वो सारी चीजें जिससे बैलेंस शीट के फिगर्स इंपैक्ट होते हैं उसको हम छोड़ देंगे। बाकी अगर कोई और तरीके से पैसा आ रहा है तो उसे हम लोग रेवेन्यू रिसीट बोलेंगे। तो रेवेन्यू रिसीट रेफर्स टू दोज रिसीव व्हिच नाइदर क्रिएट एनी लायबिलिटी, ना कोई लायबिलिटी क्रिएट करेगा, नॉर कॉज एनी रिडक्शन इन द एसेट ऑफ द गवर्नमेंट, ना कोई एसेट रिड्यूस होगा गवर्नमेंट का, ठीक है। अब ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होना जरूरी है। फॉलोइंग टू कंडीशन, टू मतलब यहां पर दो दिया हुआ है, पहला कंडीशन हो गया नाइदर क्रिएट्स एनी लायबिलिटी और दूसरा हो गया नॉर कॉजेस एनी रिडक्शन इन एसेट ऑफ द गवर्नमेंट। दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होना जरूरी है। तो दोनों कंडीशन जब सेटिस्फाई होगा, पहला द रिसीट मस्ट नॉट क्रिएट अ लायबिलिटी फॉर द गवर्नमेंट और दूसरा है द रिसीट मस्ट नॉट कॉज डिक्रीज इन द
एसेट ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, तो दोनों चीज नहीं होना चाहिए, यहां पर एंड लगा हुआ है, मतलब दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए, कोई एक सेटिस्फाई होने से हमारा काम नहीं चलेगा। नेक्स्ट, टू सोर्सेस ऑफ रेवेन्यू रिसीट, टैक्स रेवेन्यू, नॉन टैक्स रेवेन्यू। गवर्नमेंट हर साल हमसे बहुत सारे प्रकार का टैक्स लेता है और बहुत प्रकार का गवर्नमेंट का नॉन टैक्स रेवेन्यू भी होता है। सबसे पहले आप बात करते हैं टैक्स रेवेन्यू के बारे में। टैक्स रेवेन्यू रेफर्स टू टोटल ऑफ द रिसीट्स फ्रॉम टैक्सेस एंड अदर ड्यूटीज बाय द गवर्नमेंट, जितना भी प्रकार का गवर्नमेंट टैक्स लगाता है। अब टैक्स में बेसिकली दो प्रकार का टैक्स होता है, एक होता है डायरेक्ट और दूसरा होता है इनडायरेक्ट। डायरेक्ट टैक्स होता है इनकम टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स होता है अभी के केस में जीएसटी को हम लोग इनडायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। डायरेक्ट टैक्स के केस में क्या होता है, डायरेक्ट टैक्स रेफर्स टू दोस टैक्सेस व्हिच आर इंपोज्ड ऑन प्रॉपर्टी एंड इनकम ऑफ द इंडिविजुअल। मैं जितना पैसा कमा रहा हूं उस मेरे अपनी कमाई के ऊपर मैं जो टैक्स दूंगा उसे हम बोलेंगे डायरेक्ट टैक्स। और मैं जो गुड्स एंड सर्विसेज खरीद रहा हूं उस गुड्स एंड सर्विसेज में भी कोई टैक्स इंक्लूड होता है जिसको हम बोलते हैं जीएसटी, और उसे हम लोग बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। एग्जांपल्स ऑफ डायरेक्ट टैक्स की बात करें तो इनकम टैक्स है, कॉर्पोरेट टैक्स है, इंटरेस्ट टैक्स है, वेल्थ टैक्स है, डेट ड्यूटी है, कैपिटल गेन्स टैक्स है, इस प्रकार का बहुत प्रकार का टैक्स लग जाता है। और अगर मैं इनडायरेक्ट टैक्स की बात करूं तो बेसिकली और सबसे बड़ा जो टैक्स है वो है जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। डायरेक्ट टैक्स को डायरेक्ट इसीलिए बोला जाता है क्योंकि ये टैक्स जो पे करता है बर्डन भी उसी का होता है, लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स के केस में पेमेंट कोई और करता है, बियर कोई और करता है, तो दोनों अलग अलग इंसान होते हैं, इस वजह से हम लोग इसे इनडायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। इतना समझ लो बहुत है इस टॉपिक के लिए। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स वेरी लेस इंपॉर्टेंट, ये एग्जाम में जनरली नहीं आता है, लेकिन फिर भी तुम्हें पढ़कर जाना है। तो मेरे हिसाब से इंपैक्ट लिख लोगे, शिफ्ट ऑफ बर्डन लिख लोगे, नेचर लिख लोगे, कवरेज लिख लोगे, तो मेरे हिसाब से ये सारा डिफरेंस बिटवीन तुम आराम से लिख सकते हो। मैं चलता हूं आगे। आइटम कैटेगराइज डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। कॉर्पोरेट टैक्स क्या होता है, डायरेक्ट टैक्स होता है। गुड्स एंड सर्विस टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स होता है। इनकम टैक्स डायरेक्ट टैक्स होता है। कैपिटल गेन टैक्स भी डायरेक्ट टैक्स होता है। ठीक है, चलो नॉन टैक्स रेवेन्यू के अंदर बहुत सारा वैरायटी है। एक इंटरेस्ट, गवर्नमेंट को जितना भी इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है, जो भी लोन दिया है उस लोन पे जो इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है वो हो गया हमारा नॉन टैक्स रेवेन्यू। प्रॉफिट्स एंड डिविडेंड्स, गवर्नमेंट बहुत सारे कंपनीज खोल कर रखा है, उस कंपनी का जो भी प्रॉफिट होगा, बहुत सारे कंपनी का शेयर होल्डिंग है गवर्नमेंट के पास, उस शेयर्स में जितना भी डिविडेंड इनकम होगा ये सब हमारा नॉन टैक्स रेवेन्यू के अंदर में आ जाएगा। फीस, गवर्नमेंट बहुत प्रकार का फीस लेता है, हम कोई भी काम गवर्नमेंट ऑफिस में करवाने जाएं हमें कुछ ना कुछ फीस पेमेंट करना पड़ता है, तो वो जितना भी फीस का कलेक्शन होता है वो गवर्नमेंट के लिए नॉन टैक्स रेवेन्यू हो जाता है। लाइसेंस फी, हमें बहुत प्रकार का लाइसेंस लेना पड़ता है, जब हम कोई बिजनेस करते हैं या कोई फैक्ट्री सेटअप करते हैं तो हमें लाइसेंस लेना पड़ता है, उस लाइसेंस के लिए हमें लाइसेंस फी का पेमेंट करना पड़ता है, तो जितना भी लाइसेंस फी का हम पेमेंट करेंगे वो सारा हमारे लिए हो जाएगा नॉन टैक्स रेवेन्यू। फाइन्स एंड पेनल्टीज, बहुत बार लॉ एंड रेगुलेशन को हम जब वायलेट करते हैं तो गवर्नमेंट हमारे ऊपर बहुत सारा फाइन्स एंड पेनल्टीज लगा देता है, तो वो तो गवर्नमेंट हमारे लिए तो खर्चा है लेकिन गवर्नमेंट के लिए वो क्या है, रेवेन्यू है, और वो एक प्रकार का नॉन टैक्स रेवेन्यू है। नेक्स्ट आता है एस्चीट्स। एस्चीट्स इंपॉर्टेंट है, याद रखना, क्योंकि अजीब सा चीज है, अलग सा चीज है जो कि जनरली याद नहीं आता है। एस्चीट्स क्या होता है, अगर मान लो कोई इंसान अपना प्रॉपर्टी छोड़कर उसका पूरे फैमिली का डेथ हो जाता है, मतलब उनका कोई लीगल हेरिटेंस नहीं है, कोई हायर मतलब लीगल हायर्स नहीं है जिनको वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो, तो वो सारा प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो जाता है गवर्नमेंट को। जब गवर्नमेंट को प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो जाता है तो गवर्नमेंट के लिए वो क्या बन जाता है, रिसीट बन जाता है, और रिसीट कौन सा होता है, वो उसको हम बोलते हैं एस्चीट्स। नेक्स्ट आता है गिफ्ट्स एंड ग्रांट, गवर्नमेंट को बहुत सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से, इंटरनेशनल गवर्नमेंट से गिफ्ट्स मिलता है, ग्रांट्स मिलता है, तो वो सारा चीज हमारे लिए हो जाता है नॉन टैक्स रेवेन्यू। और फोर फीचर को बहुत बार हम क्या करते हैं, लोगों का एसेट को सीज कर लेते हैं, जैसे विजय माल्या जब पैसा लेकर भागा हम उसके प्रॉपर्टीज को सीज कर लिए, तो गवर्नमेंट जो भी चीज इस प्रकार से सीज कर लेता है उसे हम लोग बोलते हैं फोर फीचर, और ये गवर्नमेंट के लिए होता है नॉन टैक्स रेवेन्यू। तो अगर हम नॉन टैक्स रेवेन्यू की बात करें तो आठों पॉइंट मेरे हिसाब से सभी को समझ में आ गया होगा। उसके बाद आता है कैपिटल रिसीट्स। कैपिटल रिसीट्स के अंदर क्या होगा, अब बैलेंस शीट का फिगर इंपैक्ट होगा। कैपिटल रिसीट वो रिसीट होता है जिसकी वजह से हमें कोई लाइबिलिटी क्रिएट हो रहा है फ्यूचर के लिए, मान लो मैं लोन लेकर आ रहा हूं तो ये लोन मेरे लिए क्या है, कैपिटल रिसीट है, क्योंकि फ्यूचर में मुझे इस लोन को रीपेमेंट करना पड़ेगा। तो कैपिटल रिसीट में या तो मेरा लोन या तो मेरा लाइबिलिटी इंक्रीज हो रहा है या फिर मेरा कोई एसेट डिक्रीज हो रहा है, मैं अपने घर का कोई एसेट को बेचकर पैसा लेकर आया, पैसा तो आ गया, रिसीट तो हुआ, लेकिन मेरा एसेट रिड्यूस हो गया, तो या तो कोई लाइबिलिटी क्रिएट हो रहा है या तो कोई एसेट रिड्यूस हो रहा है, दोनों में से कोई एक, एनी वन कंडीशन। पहले क्या था, बोथ कंडीशन था, अभी क्या है एनी वन कंडीशन है।
अगर दोनों में से कोई एक कंडीशन भी सेटिस्फाई हो जाता है तो हम इसे बोलते हैं कैपिटल रिसीट। ठीक है, या तो लाइबिलिटी क्रिएट हो रहा है या फिर रेवेन्यू, या तो लाइबिलिटी क्रिएट हो रहा है या फिर एसेट रिड्यूस हो रहा है। नेक्स्ट, सोर्स ऑफ कैपिटल रिसीट्स, कहां से कैपिटल रिसीट है? बोरोइंग्स, लोन ले आएंगे, लोन अगर ले आएंगे तो वो हमारे लिए क्या हो जाएगा? कैपिटल रिसीट्स। रिकवरी ऑफ लोन्स, जो हम लोन दिए थे, मतलब वो हमारे कहां पर था? बैलेंस शीट के एसेट साइड में था, लोन्स गिवन। अगर हम उस पैसे को रिकवरी करेंगे तो हमारा एसेट रिड्यूस होगा और वहां से हमें पैसा आएगा, तो रिकवरी ऑफ लोन इज ऑल्सो अ कैपिटल रिसीट। अदर रिसीट, या फिर हम किसी एसेट को बेचेंगे, प्रॉपर्टी बेचे, जमीन बेचे, किसी कंपनी को बेच दिए, कंपनी के शेयर्स को बेच दिए, तो वो सारा पैसा जो भी आएगा वो हमारे लिए क्या होगा? कैपिटल रिसीट्स होगा। अदर रिसीट्स में आ जाता है डिसइन्वेस्टमेंट, जो हम किसी कंपनीज में इन्वेस्ट किए वो पैसा अगर हम डिसइन्वेस्ट कर दिए, मतलब वहां से शेयर्स को बेचकर कंपनी से पैसा निकाल लिए, तो वो हो गया डिसइन्वेस्टमेंट। या स्मॉल सेविंग रेफर्स टू फंड रेज्ड फ्रॉम द पब्लिक इन द फॉर्म ऑफ पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट। हम क्या करते हैं, गवर्नमेंट क्या करता है, जब उसको पैसे का रिक्वायरमेंट होता है तो वो पब्लिक से पैसा रेज करता है, उनको बहुत सारा पेपर्स भेज देता है पोस्ट ऑफिस के थ्रू, और उस पेपर्स के अगेंस्ट में वो पैसा रिसीव करता है। जैसे कि होता है नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स, किसान विकास पत्र, ऐसा पेपर का नाम है। वो पेपर बेचकर उनके बदले में पैसा, हाँ इंटरेस्ट पे करेगा लेकिन वो बेचकर पैसा ले आता है। ठीक है, तो ये जब पैसा लेकर आता है तो गवर्नमेंट का लाइबिलिटी इंक्रीज होता है, जिसकी वजह से वो हमारा कैपिटल रिसीट्स के अंदर में आ जाता है। ठीक है, तो अब रेवेन्यू रिसीट और कैपिटल रिसीट का मीनिंग लिख लोगे, नेचर लिख लोगे, फ्यूचर ऑब्लिगेशन, नो ऑब्लिगेशन, यस ऑब्लिगेशन यहाँ पर क्रिएट होता है, एग्जांपल्स लिख लोगे, मेरे हिसाब से आराम से काम कर लोगे। कुछ आइटम कैटेगराइज है रेवेन्यू एंड कैपिटल रिसीट्स, देखते हैं फटाफट से। लोन फ्रॉम वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड बैंक से लोन लाए, लाइबिलिटी इंक्रीज हो गया, कैपिटल रिसीट्स। कॉर्पोरेट टैक्स, टैक्स रेवेन्यू है, ये क्या होगा? ये हमारा रेवेन्यू रिसीट। ग्रांट रिसीव फ्रॉम वर्ल्ड बैंक, ग्रांट रिसीव हो रहा है, लोन नहीं है, ग्रांट है, फ्री का पैसा आ रहा है, ये हो गया रेवेन्यू रिसीट। प्रॉफिट ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, अगेन रेवेन्यू रिसीट। ठीक है, चलो बजट एक्सपेंडिचर, अब आ जाते हैं एक्सपेंडिचर के अंदर में। एक्सपेंडिचर भी दो प्रकार का, एक हो गया रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और दूसरा हो गया हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर। जिस तरीके से हम रिसीट के बारे में पढ़े थे वैसे ही हम लोग एक्सपेंडिचर के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला है हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में हम क्या कर रहे हैं? पैसे खर्च कर रहे हैं। अब पैसे खर्च करने से ध्यान रखना, नाइदर क्रिएट्स एनी एसेट, मतलब हम पैसा खर्च करके ना कोई एसेट क्रिएट कर रहे हैं ना कोई लाइबिलिटी को रिड्यूस कर रहे हैं। नाइदर क्रिएट्स एनी एसेट नॉर कॉजेस रिडक्शन इन एनी लाइबिलिटी, मतलब मेरे बैलेंस शीट के फिगर्स को कोई भी इंपैक्ट नहीं होने वाला है, सिर्फ और सिर्फ मेरा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होने वाला है। इट इज रिकरिंग इन नेचर, बार बार खर्चा लगता है। इट इंकर्ड ऑन नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट, जैसे कि गवर्नमेंट के लोगों का सैलरीज हो गया, रेंट पेमेंट हो गया, और भी प्रकार का इंटरेस्ट का पेमेंट हो गया, ये सब हमारे लिए क्या होगा? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा। एग्जाम्पल का बात करें तो पेमेंट ऑफ सैलरीज, पेंशन, डिफेंस सर्विसेज, हेल्थ सर्विसेज, ग्रांट टू स्टेट एक्सेट्रा। अच्छा, कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब हम पैसा खर्च करके या तो कोई नया एसेट को क्रिएट किए हैं या फिर कोई लाइबिलिटी को रिड्यूस किए है। यहां पर और का कंडीशन है और यहां पर एंड का कंडीशन है, तो याद रखना रेवेन्यू रिसीट और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दोनों में एंड कंडीशन लगता है, मतलब दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होना जरूरी है। और कैपिटल के केस में, कैपिटल रिसीट एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर के केस में और का कंडीशन लगता है, जहां पर हमारा दोनों केस में दोनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगा, कोई एक हो गया तब भी हम उसे कैपिटल एक्सपेंडिचर या कैपिटल रिसीट मान लेंगे। ठीक है, कैपिटल एक्सपेंडिचर refers to expenditure which either creates an asset or causes a reduction in the liability, या तो कोई एसेट क्रिएट करेगा या तो हमारा किसी लाइबिलिटी को रिड्यूस करेगा, और ये जनरली नॉन रिकरिंग इन नेचर होता है। इट एड्स टू कैपिटल स्टॉक ऑफ द इकोनॉमी एंड इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी थ्रू एक्सपेंडिचर ऑन लॉन्ग पीरियड डेवलपमेंटल प्रोग्राम्स। जो बड़े बड़े डेवलपमेंटल प्रोग्राम्स होते हैं उसको हम लोग कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं। जैसे गवर्नमेंट रोड बनाया, ब्रिज बनाया, स्कूल बनाया, हॉस्पिटल बनाया, ये सब जब बना रहा है तो गवर्नमेंट का एसेट क्रिएट हो रहा है, तो गवर्नमेंट के एसेट क्रिएट होने की वजह से इसे हम बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर, और ये जनरली लॉन्ग टर्म में काम करता है और रिकरिंगली हमें इनकम जनरेट करके देता है। ठीक है, एग्जांपल्स में आ जाएगा लोन्स,
to state union territory, expenditure on building roads, flyover, factories, purchase of machinery, repayment of borrowings, etc. etc. ये सब कुछ हमारा आ जाएगा, ठीक है। मीनिंग रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर लिख लोगे आराम से, पर्पस लिख लोगे आराम से, नेचर आराम से लिख लोगे, एग्जांपल आराम से लिख लोगे। तो मैं कोई भी डिफरेंस बिटवीन तुम्हें नहीं लिखवा रहा हूं, लाइव क्लास के बच्चों को मैं लिखवाया हूं ऑलरेडी, ऑनलाइन जो यूट्यूब से क्लास कर रहे हैं ये बहुत ही ईजी है, तुम आराम से देखकर थोड़ा सा मेहनत करके लिख सकते हो, ठीक है। चलो नेक्स्ट आइटम कैटेगराइज रेवेन्यू एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर, कौन सा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा, कौन सा कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा, फटाफट से बताना। सब्सिडीज, these are revenue expenditures. डिफेंस कैपिटल इक्विपमेंट परचेज फ्रॉम जर्मनी, हम डिफेंस इक्विपमेंट खरीद रहे हैं तो हमारा एसेट बढ़ रहा है, दिस इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। रिसीट नहीं है, सब्सिडीज आर एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ग्रांट गिवन टू स्टेट गवर्नमेंट, ग्रांट दिए तो ये हमारा हो गया रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कंस्ट्रक्शन ऑफ स्कूल बिल्डिंग, नया बिल्डिंग बनाएंगे तो ये तो कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। एक्सपेंडिचर इंकर्ड ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव एंड डिफेंस सर्विसेज, जो डिफेंस में काम कर रहे हैं उनका सैलरी दिए और कोई खर्चा किए, दिस आर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स। रीपेमेंट ऑफ लोन, कैपिटल एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर ऑन बिल्डिंग अ ब्रिज, कैपिटल एक्सपेंडिचर। पेमेंट ऑफ सैलरीज टू स्टाफ ऑफ गवर्नमेंट हॉस्पिटल, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। Purchase of 20 cranes for construction of flyover, crane is a asset, these are capital expenditure. Amount borrowed from USA repaid, USA से लोन लिए थे रीपे कर रहे हैं तो कैपिटल एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर ऑन कलेक्शन ऑफ टैक्सेस, दिस आर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर ऑन परचेजिंग कंप्यूटर्स, कंप्यूटर इज अ एसेट तो दिस इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर ऑन स्कॉलरशिप, दिस आर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स। टाइप्स ऑफ बजट, ये है इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट टॉपिक हमारा टाइप्स ऑफ बजट, दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट। तीन प्रकार का बजट, बैलेंस बजट, सरप्लस बजट, डेफिसिट बजट। बैलेंस बजट का मतलब क्या होगा, जो पैसा आएगा और जो पैसा जाएगा दोनों आपस में इक्वल हो गया। जब दोनों चीज आपस में इक्वल हो गया तो इसे हम बोलेंगे बैलेंस बजट। सरप्लस बजट का मतलब हम रिसीव ज्यादा किए, पेमेंट कम किए, तो नेट का जो डिफरेंस है वो हमारे लिए सरप्लस कैश जनरेट हो गया, इसी वजह से हम इसे बोलते हैं सरप्लस बजट। और डेफिसिट बजट का मतलब हम जितना रिसीव किए उससे ज्यादा खर्च कर दिए। अगर हम ज्यादा अमाउंट खर्च करेंगे तो जो डिफरेंस का पैसा है वो डेफिसिट हो जाएगा, शॉर्टेज पड़ेगा। उस शॉर्टेज का पैसा हमें कहीं और से लाना पड़ेगा, लोन लाना पड़ेगा या कहीं और से लेकर आना पड़ेगा, तो इसे हम लोग बोलते हैं डेफिसिट बजट। मेरे हिसाब से तीनों कॉन्सेप्ट सभी को क्लियर है। बैलेंस में रेवेन्यू रिसीट इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर, सरप्लस में रिसीट ज्यादा होता है एक्सपेंडिचर कम होता है, और डेफिसिट में एक्सपेंडिचर ज्यादा होता है और रिसीट कम होता है, ठीक है। चलते हैं आगे। मेजर्स ऑफ गवर्नमेंट डेफिसिट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, और 99% ऑफ द केसेस इसी टॉपिक से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। अभी तक हम जो भी पढ़े उसका चांसेस है 1% एग्जाम में आने का। यहां से जो भी टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं आगे, इसका 99% चांस है एग्जाम में आने का, ठीक है। देख, तीन टाइप का डेफिसिट हो रहा है गवर्नमेंट का। हम डेफिसिट के बारे में क्यों पढ़ रहे हैं, सरप्लस के बारे में क्यों नहीं पढ़े, या बैलेंस के बारे में क्यों नहीं पढ़े। इंडिया का जो गवर्नमेंट है उसका आज तक हर साल डेफिसिट हुआ है, कभी भी सरप्लस या बैलेंस हुआ नहीं है, तो हर साल डेफिसिट होता है। इस वजह से हमारे सिलेबस में सिर्फ डेफिसिट बजट ही दिया गया है। अब डेफिसिट बजट के अंदर हम तीन प्रकार से डेफिसिट को कैलकुलेट करते हैं, रेवेन्यू डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट एंड प्राइमरी डेफिसिट। सबसे पहले बात आता है रेवेन्यू डेफिसिट का, हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे इसको। नाम में लिखा गया है रेवेन्यू, तो इसके बारे में हम जब पढ़ रहे हैं तो हम कौन से रिसीट और कौन से एक्सपेंडिचर के बारे में बात करेंगे, हम सिर्फ रेवेन्यू रिसीट और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के बारे में बात करेंगे। तो फॉर्मूला बन गया रेवेन्यू डेफिसिट इक्वल्स टू रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट। एक्सपेंडिचर पहले इसीलिए है बिकॉज इंडिया के गवर्नमेंट का हमेशा एक्सपेंडिचर ज्यादा होता है और रिसीट कम होता है, इस वजह से रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पहले लिखा गया है और रेवेन्यू रिसीट को बाद में लिखा गया है, ताकि पॉजिटिव आंसर आए, प्लस में आए आंसर, माइनस में ना आए। मैथ्स का छोटा सा कैलकुलेशन, रेवेन्यू डेफिसिट इक्वल्स टू रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट्स, ठीक है। अब इसका इंप्लीकेशन क्या है, इसका इंप्लीकेशन देखना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इंप्लीकेशंस एग्जाम में पूछा जाता है। हम समझ तो गए कि रेवेन्यू डेफिसिट आया, अब इसका मतलब क्या है। रेवेन्यू डेफिसिट हो रहा है, इसका मतलब ये है कि हम हमारे कमाई से ज्यादा खर्च कर रहे हैं, हम हमारे एसेट को बेचकर पैसा ला रहे हैं या फिर लोन लेकर आ रहे हैं और हम हमारे कमाई से ज्यादा खर्च कर रहे हैं। जब हम हमारे कमाई से ज्यादा खर्च करेंगे तो आगे जाकर एक ऐसा टाइम आएगा जब हमारा लोन्स बहुत बढ़ जाएगा या फिर हमारा सारा एसेट खत्म हो जाएगा। तो इसका इंप्लीकेशंस में क्या क्या लिखा, इट इंडिकेट्स द इनएबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट
टू मीट इज रेगुलर एंड रिकरिंग एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट अपना डेली खर्चा, रेगुलर एंड रिकरिंग एक्सपेंडिचर को मीट नहीं कर पा रहा है अपने इनकम से, तो उसको फुलफिल करने के लिए या तो वो लोन लेकर आ रहा है या फिर वो अपने एसेट को बेच रहा है। It implies that government is this saving. Government is using up saving for other sectors of the economy to finance its consumption expenditure. गवर्नमेंट का दिस सेविंग्स हो रहा है, गवर्नमेंट हर साल कुछ एसेट्स को बेच रहा है और पैसा लेकर आ रहा है, या फिर गवर्नमेंट हर साल लोन लेकर आ रहा है और खर्च कर रहा है। तो गवर्नमेंट इनएफिशिएंट है, गवर्नमेंट का एफिशिएंसी बहुत कम है, गवर्नमेंट का रेवेन्यू रिसीट बहुत कम है। It also implies that the government has to make up this deficit from capital receipt. गवर्नमेंट अपने गलतियों को छुपाने के लिए कैपिटल रिसीट का मदद ले रहा है। कैपिटल रिसीट मतलब या तो एसेट को बेच रहा है या तो हमारा लोन्स को लेकर आ रहा है, नए लोन लेकर आ रहा है। थ्रू बोरोइंग्स और डिसइन्वेस्टमेंट, इट मींस रेवेन्यू डेफिसिट आइदर लीड्स टू इंक्रीज इन लायबिलिटी ऑफ द इन द फॉर्म ऑफ बोरोइंग और reduces the asset through disinvestment. Use of capital receipt for meeting the extra consumption expenditure leads to an inflationary situation in the economy. इसके वजह से इकोनॉमी में क्या आ रहा है, इन्फ्लेशन आ रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट का खर्च ज्यादा है, रिसीट कम है। हर साल गवर्नमेंट ज्यादा खर्च करेगा और रिसीट कम करेगा तो नेट में लोगों के पास में मनी सप्लाई इंक्रीज होगा। मनी सप्लाई इंक्रीज होने से क्या होगा, हमारा धीरे धीरे करके इन्फ्लेशन इंक्रीज होगा। हाई रेवेन्यू डेफिसिट गिव्स अ वार्निंग सिग्नल टू द गवर्नमेंट टू आइदर कर्टेल्स एक्सपेंडिचर और इंक्रीज हिज रेवेन्यू। ये गवर्नमेंट को एक सिग्नल दे रहा है कि मान जाओ, समझ जाओ और अपने एक्सपेंडिचर को कम कर लो और रेवेन्यू को इंक्रीज कर लो ताकि तुम ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग कर पाओ। ठीक है, दिस इज अ वार्निंग टू द गवर्नमेंट। ठीक है, मेजर्स टू रिड्यूस रेवेन्यू डेफिसिट। बताओ, तुम बताओ, कॉमन सेंस का बात है। अगर हमें रेवेन्यू डेफिसिट को ठीक करना है तो या तो हम हमारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कम कर लेंगे या फिर हम हमारे रेवेन्यू रिसीट को बढ़ा लेंगे। दोनों में से कोई एक काम कर लो जिससे हमारा क्या हो जाएगा, रेवेन्यू डेफिसिट का सिचुएशन ठीक हो जाएगा। रिड्यूस एक्सपेंडिचर और इंक्रीज रेवेन्यू, दोनों में से कोई एक काम करना पड़ेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट आता है हमारा फिस्कल डेफिसिट। अगेन वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पॉइंट। रेवेन्यू डेफिसिट मेरे हिसाब से सभी को समझ में आ गया। नेक्स्ट और सेकंड पॉइंट है फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट रेफर्स टू एक्सेस ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर ओवर टोटल रिसीट्स एक्सक्लूडिंग बोरोइंग ड्यूरिंग अ गिवन फाइनेंशियल ईयर। इस फॉर्मूला में बात करें तो फिस्कल डेफिसिट इक्वल्स टू टोटल एक्सपेंडिचर। टोटल एक्सपेंडिचर का मतलब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी आ गया और कैपिटल एक्सपेंडिचर भी आ गया, माइनस टोटल रिसीट्स एक्सक्लूडिंग बोरोइंग। रिसीट्स लेना है टोटल, बोरोइंग्स को छोड़कर। बोरोइंग्स क्यों नहीं लेना है, बिकॉज बोरोइंग इज अ कैपिटल रिसीट और बोरोइंग की वजह से बहुत सारा प्रॉब्लम होता है इकोनॉमी में, तो इसको हम और अलग अलग तरीके से पढ़ सकते हैं। द एक्सटेंट ऑफ फिस्कल डेफिसिट इज अ इंडिकेशन ऑफ हाउ फार द गवर्नमेंट इज स्पेंडिंग बियॉन्ड इट मीन्स। फिस्कल डेफिसिट से हमें पता चलता है कि गवर्नमेंट अपने लिमिट से ज्यादा कितना खर्च कर रहा है, कि बोरोइंग्स लाना पड़ रहा है। गवर्नमेंट अपने सारे सोर्सेज से पैसा जुगाड़ लिया, मतलब एसेट भी बेच दिया और भी सारा काम कर लिया, फिर भी उसे डेफिसिट हो रहा है। तो अब जो पैसा है वो कहां से आएगा, वो लोन लेकर आएगा। तो आखिरी ऑप्शन है लोन। तो लोन कितना लाना पड़ेगा ये हमें शो करता है कौन, फिस्कल डेफिसिट। टोटल रिसीट एक्सक्लूडिंग बोरोइंग इंक्लूड्स रेवेन्यू रिसीट्स, कैपिटल रिसीट्स एक्सक्लूडिंग बोरोइंग एंड नॉन डेट non-debt creating capital receipts includes all capital receipts except the borrowing, so such receipts do not give rise to debt. Example, recovery of loans or proceeds from disinvestment. Implication of fiscal deficit, again important कि fiscal deficit हमें क्या imply करता है। पहला है डेट ट्रैप का सिचुएशन, जैसे एक रेड ट्रैप होता है, अपने जाल में खुद फंसना, वैसे हो गया डेट ट्रैप। अगर हम कंटिन्यूअसली ज्यादा लोन लेते जाएंगे तो लोन का इंटरेस्ट पे कर करके ही हम हमारा सारा डेफिसिट खत्म कर देंगे, हम हमारा सारा इनकम लोन का रीपेमेंट कर करके ही खत्म कर देंगे। लोन तो छोड़ो, इंटरेस्ट का रीपेमेंट कर देंगे। इंटरेस्ट के रीपेमेंट करने के लिए ही पैसा नहीं होगा तो इंटरेस्ट पे करने के लिए हमें और लोन लेना पड़ेगा। जब और लोन लेना पड़ेगा इंटरेस्ट पे करने के लिए तो और ज्यादा डेफिसिट होगा, जिसकी वजह से नेक्स्ट ईयर में और ज्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो दिस इज द सिचुएशन ऑफ डेट ट्रैप। नेक्स्ट आता है इन्फ्लेशन। ज्यादा खर्च करेंगे, रेवेन्यू कम होगा, रिसीट कम होगा, तो इकोनॉमी में क्या होगा, इन्फ्लेशन आएगा, बिकॉज मनी सप्लाई इंक्रीज हो जाएगा। मनी सप्लाई इंक्रीज होने की वजह से इन्फ्लेशन आना शुरू हो जाएगा। फॉरेन डिपेंडेंस, तुम अगर किसी दोस्त से उधार पैसा लेते हो तो उसका बात मानते हो या नहीं मानते हो, मानना पड़ता है। वैसे ही गवर्नमेंट अगर किसी फॉरेन कंट्री से उधार लेगा पैसा
तो गवर्नमेंट को भी उसका बात मानना पड़ेगा। तो फॉरेन के ऊपर हम डिपेंडेंट हो जाएंगे, उनके डिसीजंस के ऊपर हम डिपेंडेंट हो जाएंगे, उनका बात हमें मानना पड़ेगा, पैसों के लिए हमें उनके ऊपर डिपेंडेंट होना पड़ेगा। तो फॉरेन डिपेंडेंस कंट्री का क्रिएट हो जाएगा और हैम्पर्स द फ्यूचर ग्रोथ। ऑब्वियसली अगर हम ज्यादा लोन लेंगे तो फ्यूचर जनरेशन के लिए और ज्यादा प्रॉब्लम होगा, फ्यूचर जनरेशन को वो पैसा रीपे करना पड़ेगा, अगर रीपे नहीं भी करते तो उन्हें कोई और लोन देगा नहीं। तो ये सारा प्रॉब्लम्स हमारा यहां से आइडेंटिफाई होता है इंप्लीकेशन ऑफ फिस्कल डेफिसिट से। ठीक है, नेक्स्ट वेज टू कैलकुलेट फिस्कल डेफिसिट वही है जो हम जब से पढ़ते आ रहे हैं, एक ही फॉर्मूला मेनली पढ़ के चलो, फिस्कल डेफिसिट इक्वल टू टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट एक्सक्लूडिंग बोरोइंग। अब उसी को बार बार अलग अलग कंपोनेंट करके लिखा गया है और कुछ भी नहीं है, चाहो तो पढ़ लेना, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो, एक ही चीज है। हम नेट में ये बता सकते हैं कि फिस्कल डेफिसिट को हम क्या बोल सकते हैं, कितना बोरोइंग करना है, कितना और लोन लेना है, वो हमें कहां से पता चलता है, जितना फिस्कल डेफिसिट होगा हमें उतना और लोन लेने का रिक्वायरमेंट पड़ेगा। ठीक है, चलो फिस्कल डेफिसिट और रेवेन्यू डेफिसिट के बीच का डिफरेंस ये तुम्हारे लिए होमवर्क है, आराम से पढ़ना। मैं दोनों टॉपिक पढ़ा दिया हूं, तुम्हें दोनों को आराम से कंपेयर करके घर में पढ़ना है। सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग फिस्कल डेफिसिट, अगर फिस्कल डेफिसिट हो रहा है तो अब क्या करें, अब क्या तरीका है, बोरोइंग करना पड़ेगा, क्योंकि बोरोइंग ही तो फिस्कल डेफिसिट को मेकअप करता है। फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल टू बोरोइंग, तो जितना फिस्कल डेफिसिट होगा हमें उतना बोरोइंग करना पड़ेगा। तो सबसे पहला ऑप्शन है बोरोइंग। लेकिन अगर हम बोरोइंग नहीं करना चाहते तो क्या करेंगे, तब हम करेंसी प्रिंटिंग करेंगे, प्रिंटिंग ऑफ न्यू करेंसी, खुद करेंसी को नया प्रिंट करेंगे। तो ज्यादा करेंसी को प्रिंट करने से इकोनॉमी में ज्यादा इन्फ्लेशन होगा, तो करेंसी प्रिंटिंग हम कर सकते हैं ताकि हम फिस्कल डेफिसिट को कवर कर सकें। ठीक है, चलो आखिरी टॉपिक हमारा प्राइमरी डेफिसिट, थर्ड टॉपिक और आखिरी टॉपिक प्राइमरी डेफिसिट। पहले पढ़े रेवेन्यू डेफिसिट, फिर पढ़े फिस्कल डेफिसिट, अब आ गया हमारा प्राइमरी डेफिसिट। प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है, प्राइमरी डेफिसिट इक्वल्स टू फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। हम कितना इंटरेस्ट पेमेंट किए ये हमें क्या शो करता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। फिस्कल डेफिसिट रेफर्स टू डिफरेंस बिटवीन फिस्कल डेफिसिट ऑफ द करेंट ईयर एंड इंटरेस्ट पेमेंट ऑफ द प्रीवियस बोरोइंग। प्रीवियस सालों का जितना बोरोइंग था उस पे हमें जितना इंटरेस्ट पे करना है और करंट ईयर का जो फिस्कल डेफिसिट होगा, दोनों का डिफरेंस को हम क्या बोलेंगे, प्राइमरी डेफिसिट बोलेंगे। द टोटल बोरोइंग रिक्वायरमेंट ऑफ द गवर्नमेंट इंक्लूड्स इंटरेस्ट कमिटमेंट ऑन एक्यूमुलेटेड डेट। प्राइमरी डेफिसिट रिफ्लेक्ट्स the extent to which such interest commitment have compelled the government to borrow in the current period। ये हमें शो करता है कि हमारा पुराने गलती के वजह से हमें कितना एक्स्ट्रा लोन लेना पड़ रहा है, मतलब पुराने सालों का इंटरेस्ट को पेमेंट करने के वजह से हमें और कितना लोन लेना पड़ रहा है, ये हमें प्राइमरी डेफिसिट शो करता है। बात समझ में आया, बिकॉज हम पास्ट में गलती किए हैं, पास्ट में लोन लिए हैं, उस लोन के ऊपर हमें इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है, अब उस इंटरेस्ट पे करने के वजह से हमें और लोन लेना पड़ रहा है। तो वही चीज हमें शो करता है कि कितना गलती के वजह से हमें, पुराने कितने इंटरेस्ट के वजह से हमें और कितना लोन लेना पड़ रहा है। इंप्लीकेशन ऑफ प्राइमरी डेफिसिट अगेन इंपॉर्टेंट है, लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे। इट इंडिकेट्स हाउ मच द गवर्नमेंट बोरोइंग आर गोइंग टू मीट एक्सपेंसेस अदर देन इंटरेस्ट पेमेंट। इंटरेस्ट पेमेंट को छोड़कर बाकी कितना एक्सपेंस कवर होगा। द डिफरेंस बिटवीन फिस्कल डेफिसिट एंड प्राइमरी डेफिसिट शोज द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पेमेंट, कितना हम इंटरेस्ट पेमेंट किए ऑन द बोरोइंग मेड इन द पास्ट। सो अ लो और जीरो प्राइमरी डेफिसिट इंडिकेट्स दैट द इंटरेस्ट कमिटमेंट हैव फोर्स्ड द गवर्नमेंट टू बोरो। मतलब एक चीज बताऊं, प्राइमरी डेफिसिट जितना ज्यादा होगा, प्राइमरी नहीं, ये फिस्कल रेवेन्यू डेफिसिट, लोअर द बेटर, जितना कम होगा उतना अच्छा है इकोनॉमी के लिए। प्राइमरी डेफिसिट फिस्कल डेफिसिट लोअर द बेटर, जितना कम होगा उतना अच्छा है इकोनॉमी के लिए। लेकिन प्राइमरी डेफिसिट जितना ज्यादा होगा उतना अच्छा इकोनॉमी के लिए, हायर द बेटर। ये कॉन्सेप्ट उल्टा चलता है, ठीक है, ये ऐसा नहीं कि डेफिसिट है तो अच्छा कैसे हुआ, ये कॉन्सेप्ट का कैलकुलेशन उल्टा चलता है। तो जितना ज्यादा होगा उतना इकोनॉमी के लिए अच्छा होगा। ठीक है, देखो प्राइमरी डेफिसिट, अ लो और जीरो प्राइमरी डेफिसिट इंडिकेट्स इंटरेस्ट कमिटमेंट और अदर लोन है फोर्स द गवर्नमेंट टू बोरो। प्राइमरी डेफिसिट इज द रूट कॉज ऑफ फिस्कल डेफिसिट। प्राइमरी डेफिसिट की वजह से ही फिस्कल डेफिसिट इकोनॉमी में होता है, बिकॉज प्राइमरी डेफिसिट हमें बताता है कि हमें कितना रिक्वायरमेंट है
इंटरेस्ट कमिटमेंट की वजह से हमें कितना लोन लेना पड़ रहा है और उसी के वजह से फिस्कल डेफिसिट क्रिएट होता है इकोनॉमी के अंदर में। बात समझ में आ गया? मेरे हिसाब से पूरा पॉइंट समझ में आ गया। कंपैरिजन बिटवीन प्राइमरी डेफिसिट एंड फिस्कल डेफिसिट अगर हम बात करें तो मैं दोनों टॉपिक को तुम्हें पढ़ा दिया हूं, तो तुम आराम से सभी का डिफरेंस बिटवीन लिख सकते हो। यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज दिए गए हैं, वन एट अ ग्लांस, एक बार में पूरे सारे फॉर्मूलाज का समरी दिया गया है, लेकिन ये उतने काम का नहीं है क्योंकि इस चैप्टर में ज्यादा फॉर्मूला है नहीं, 3-4 टोटल फॉर्मूला है और एकदम बेसिक से फॉर्मूला है, तो तुम्हें याद रह जाएंगे। नेक्स्ट आता है प्लान एंड नॉन प्लान एक्सपेंडिचर, नॉट इन सिलेबस, और डेवलपमेंट एंड नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर नेक्स्ट टॉपिक इज आल्सो नॉट इन सिलेबस। तुम चाहो तो दोनों का स्क्रीनशॉट ले लो, एक बार रीड कर लो, लेकिन रीड करने का भी जरूरत नहीं है क्योंकि ये सिलेबस के अंदर में दोनों ही टॉपिक हमारा नहीं है, प्लान एंड नॉन प्लान एक्सपेंडिचर और डेवलपमेंट एंड नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर। तो यहां पर कंप्लीट होता है हमारा चैप्टर गवर्नमेंट बजट। ठीक है, तो मेरे हिसाब से सभी को समझ में आ गया होगा। पूरे वीडियोस को जितना भी अपलोड हो रहा है सीरियली देखना है और देखने के बाद जितना भी हमारा डेफिनेशंस है, डिफरेंस बिटवीन है, फॉर्मूलाज है, ग्राफ्स है, ये सभी चीजों को तुम्हें अच्छी तरीके से याद करके एग्जाम में जाना है। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही, बाकी का डिस्कशन नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय एवरीवन एंड थैंक यू।